हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम बीपीएससी 131 के फर्स्ट ब्लॉक का सेकंड यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत क्या है। इससे पहले वाली वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ डेफिनेशंस कवर करी थी। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान पर संक्षिप्त टिप्पणी दें। तो इसके आंसर में ये लिखा जाएगा, प्राचीन काल से लेकर 19वीं सदी के बीच तक राजनीतिक सिद्धांत रहा, परंतु 20वीं सदी के मध्य यानी कि 1950 के दशक में विज्ञान की खोज तथा आविष्कारों के कारण विज्ञान को प्राथमिकता दी गई और अनुभवनात्मक अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा। मतलब 19वीं सदी से 20वीं सदी तक तो राजनीतिक सिद्धांत रहा, लेकिन उसके बाद में विज्ञान की खोज की गई, आविष्कार किए गए और फिर विज्ञान के ऊपर ही जोर दिया जाने लगा। अनुभविक मतलब अनुभव के आधार पर अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा। फिर राजनीतिक सिद्धांत पर कम और विज्ञान पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। इसी कारण 1950 से 1960 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत के पतन की शुरुआत हुई। फिर 1950 और 1960 के दशक की बात है, जब राजनीतिक सिद्धांत का पतन होना शुरू हो गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का मुख्य मुद्दा राजनीतिक सिद्धांत का पतन है। अब जो राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ, उसका जो अहम मुद्दा था, उसका मुख्य मुद्दा जो था, मुख्य कारण वो राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन था। लोगों ने राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन पर जोर देना शुरू कर दिया और जिस कारण राजनीतिक सिद्धांत का पतन होने लगा। अनेक विद्वानों ने महसूस किया कि राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास हो रहा है। कुछ विद्वानों ने इसे बेहोशी की हालत में कहा, तो कुछ ने ये घोषित किया कि राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है। मतलब कुछ लोगों ने घोषित कर दिया कि राजनीतिक सिद्धांत खत्म हो चुके हैं, राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है। उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इतिहासवाद, अतिवाद, अतिवैज्ञानिकता, परिवेश जनित उद्देश्यों की कमी, मूल्य तथा आदर्शों की अवहेलना, प्रत्यक्षवाद, वैचारिक हवासवाद, अनुभववाद की प्रमुखता, व्यवहारवाद आदि के कारण 150 वर्षों तक राजनीतिक सिद्धांत का विकास नहीं हुआ, जिसे राजनीतिक सिद्धांत के पतन की संज्ञा दी गई। अब ये सारे प्रमुख कारण थे जिस कारण राजनीतिक सिद्धांत का पतन होना शुरू हो गया था और राजनीतिक सिद्धांत का विकास नहीं हो पा रहा था। विकास नहीं होना मतलब पतन होने के बराबर होता है। पतन होना उसको नाम दिया जाता है। उसका विकास होना रुक गया तो उसका पतन होना शुरू हो गया। लेकिन 70 के दशक के बाद राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान हुआ तथा अनेक प्रकार के समकालीन सिद्धांतों का पुनर्जन्म भी हुआ। 1970 के दशक के बाद फिर से राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान मतलब फिर से उसका जन्म होना शुरू हुआ, फिर से उसकी शुरुआत हुई, पुनर्जन्म हुआ उसे। जैसे डेविड ईस्टन का आगत निर्गत मॉडल, आमंड पावेल का संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण। अब किन कारणों से पता चलता है कि राजनीतिक सिद्धांत दोबारा से उसका जन्म हो रहा है, पुनर्जन्म हुआ है, तो ये जो विद्वान है डेविड ईस्टन, इनका एक आगत निर्गत मॉडल था। फिर आमंड पावेल, ये भी एक वैज्ञानिक हैं जिनका संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण था। कार्ल डायल का संचार मॉडल, कार्ल डायल का एक मॉडल था, संचार मॉडल। साइमन का निर्णय निर्माण सिद्धांत आदि महत्वपूर्ण है। अब ये सभी कारण थे, ये राजनीतिक सिद्धांत के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं। अन्य वैचारिक मॉडल ऑफशार्ट, लियोस्ट्रॉस, एरिक वियोगलिन, आइजिया बर्लिन, वल्जर, रॉस मार्क्यूज, मैक्सर्न तथा यूग्रेन हैमरमास ने भी राजनीतिक सिद्धांत को पुनर्जीवित किया। ये सारे वैज्ञानिक हैं जिनके नाम अभी मैंने लिया, ऑक्सफोर्ड, लियोस्ट्रॉस, एरिक वियोगलिन, आइजिया बर्लिन। ये सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांत का पुनर्जन्म किया, जिनकी वजह से राजनीतिक सिद्धांत का पुनर्जन्म माना जाता है। आइजिया बर्लिन ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक सिद्धांत कभी मृत नहीं हो सकता, इसका स्वरूप जरूर बदल सकता है। अब आइजिया बर्लिन कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत कभी खत्म नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसका स्वरूप बदल जाए, लेकिन वो कभी खत्म नहीं हो सकता। राजनीतिक सिद्धांत आरेंड, थियोडोर अडोर्नो, मार्क्यूस और लियोस्ट्रॉस के कार्यों में जीवित था।
अब ये जो विज्ञान है, इनके कामों में राजनीतिक सिद्धांत की झलक देखने को मिलती है, राजनीतिक सिद्धांत देखने को मिलता है। आरेंट ने व्यवहारवाद की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि व्यवहारवाद ने मानव प्रकृति में समानता के लिए उसे रूढ़िवाद बना दिया है। रूढ़िवाद जो ये थे आरेंट, इन्होंने कहा कि इन्होंने व्यवहारवाद एक विचारधारा है, ये इसकी आलोचना की व्यवहारवाद की, और उन्होंने कहा कि इसने मानव प्रकृति में जो समानता है उसको रूढ़िवाद बना दिया है। लियो स्ट्रॉस भी इस बात से सहमत नहीं है कि राजनीतिक सिद्धांत प्रकृति में विचारात्मक है, जो किसी सामाजिक आर्थिक हित को बताता है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत सामाजिक अस्तित्व से सही क्रम के सिद्धांतों को समझाने का प्रयास करता है। अब लियो स्ट्रॉस ने भी राजनीतिक सिद्धांत के पक्ष में अपना विचार दिया। वो कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत सामाजिक अस्तित्व को सही क्रम में लगाता है और फिर सिद्धांतों को समझाने का प्रयास करता है, सिद्धांतों को समझाने की कोशिश करता है राजनीतिक सिद्धांत। स्ट्रॉस ने राजनीतिक विज्ञान की जांच करके ये निष्कर्ष निकाला कि राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत की तुलना में दोषपूर्ण है। लियो स्ट्रॉस राजनीतिक सिद्धांत की तुलना में राजनीतिक विज्ञान में दोष बताते हैं। वो कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत दोषपूर्ण है राजनीतिक सिद्धांत की तुलना में। वेगेलिन राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत को अविभाज्य मानते हैं। वे कहते हैं कि वे एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। मतलब जो वेगेलिन वैज्ञानिक है, इन्होंने कहा कि जो राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन दोनों का एक दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, एक दूसरे के बिना ये संभव ही नहीं है कि इनका कोई अस्तित्व हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको विभाजित नहीं किया जा सकता, इन्होंने अविभाज्य कहा। राजनीतिक सिद्धांत विचारधारा, यूटोपिया या वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत और समाज दोनों में सही क्रम की एक अनुभवी विज्ञान पद्धति है। अब राजनीतिक सिद्धांत के बारे में वैज्ञानिक बताते हैं कि ये कोई विचारधारा नहीं है या फिर यूटोपिया की कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत और समाज में जो सही क्रम होता है उसकी एक अनुभवी विज्ञान पद्धति है। मतलब एक्सपीरियंस के आधार पर जो विज्ञान है उसकी पद्धति है ये। राजनीतिक सिद्धांत समाज में सिर्फ मानव अस्तित्व के बारे में एक विचार नहीं है, बल्कि अनुभवों की एक निश्चित वर्गीय सामग्री की व्याख्या करके अस्तित्व के अर्थ को तैयार करने की कोशिश करता है। अब वो कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत समाज में सिर्फ मानव अस्तित्व को ही निर्धारित नहीं करता, मानव अस्तित्व की ही विचारधारा नहीं है, बल्कि जो अनुभव होते हैं, अनुभवों के आधार पर पूरे एक वर्ग की सामग्री की व्याख्या करता है। एक वर्ग की विचारधारा होती है, उनकी सोच होती है, उसकी व्याख्या करता है और उसका अस्तित्व राजनीतिक सिद्धांत तैयार करता है, उसकी तैयार करने की कोशिश करता है उसके अस्तित्व को। ये किसी एक व्यक्ति के नहीं, बल्कि पूरे समाज के, पूरे वर्ग के अस्तित्व को तैयार करने की कोशिश करता है। अब वो फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन है, गलती से नंबरिंग गलत हो गई, थर्ड क्वेश्चन लिखा आ रहा है यहाँ पर, लेकिन है ये सेकंड क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, क्या राजनीतिक सिद्धांत अपना अस्तित्व खो चुका है? तो इसके बारे में, क्या राजनीतिक सिद्धांत का अस्तित्व खत्म हो गया, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। आंसर है इसका, 20वीं सदी के बीच में कई विचारकों ने आसानी से कह दिया कि राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है। ये पहले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, तो दोनों का आंसर सेम भी हो सकता है, आप उसका आंसर भी लिख सकते हैं। इसमें सेम ही है ज्यादातर, बस थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस होगा। तो 20वीं सदी के जो वैज्ञानिक आए, उन्होंने विचारक आए, तो उन्होंने कह दिया, आसानी से कह दिया था उन्होंने बिना किसी जांच के, कि राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है। कुछ ने इसकी गिरावट की बात की, किसी ने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत आज मिट्टी से घिरा हुआ है। ये निराशाजनक विचार इसीलिए फैला कि राजनीतिक सिद्धांत में शास्त्रीय परंपरा बड़े पैमाने पर अनुभव के आधार पर परीक्षण के नियंत्रण से दूर है और मूल्य निर्णय के साथ मिली जुली है। अब शास्त्रीय परंपरा की वजह से ये विचार फैलने लगा कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो मृत हो चुका है, क्योंकि शास्त्रीय परंपरा उसमें बड़े पैमाने पर देखी गई, अनुभव के आधार पर उसका परीक्षण किया गया, जिसमें नियंत्रण नहीं था, बिल्कुल भी नियंत्रण से दूर थी वो, और मूल्य निर्णय से मिली हुई थी वो। 1930 के दशक में इसकी आलोचना तार्किक सकारात्मकतावादियों तथा बाद में व्यवहारवादियों से हुई थी। डेविड ईस्टन ने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत ऐतिहासिक रूप से संबंधित है, इसलिए ये अपनी रचनात्मक भूमिका खो चुका है।
अब डेविड ईस्टन कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में इतिहास के बारे में भी बताया जाता है। ये ऐतिहासिक रूप से संबंध रखता है, तो इसलिए ये अपनी रचनात्मक भूमिका खोता जा रहा है, खो रहा है या फिर खो चुका है। यानी अपनी परंपरागत विचारों को लेकर आगे बढ़ रहा है, नए विचार इसमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, इसलिए आज के समय में इसकी भूमिका समाप्त हो चुकी है। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, नोट्स बने हुए हैं। अब विलियम डैनिंग, चार्ल्स एच मैकलेवन और जॉर्ज एम सेबाइन विचारकों ने राजनीतिक सिद्धांत में इतिहासवाद को जन्म दिया। इसी कारण डेविड ईस्टन ने इन विचारकों को दोषी ठहराया। अब जो ये विचारकों के मैंने नाम लिए, विलियम डैनिंग, चार्ल्स एच मैकलेवन, इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत में इतिहासवाद को जन्म दे दिया। इतिहास की ज्यादातर बातों को राजनीतिक सिद्धांत में लाया गया और इतिहासवाद का जन्म हुआ, जिससे डेविड ईस्टन, जिसको अभी मैंने डेविड ईस्टन के बारे में ऊपर परिभाषित की कि उन्होंने क्या कहा था राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। उन्होंने कहा था कि परंपरागत विचार उसमें ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत खत्म हो रहा है, वो समाप्त हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसकी भूमिका समाप्त हो रही है। तो डेविड ईस्टन ने इन्हीं विचारकों को दोषी ठहराया कि इन्होंने इसमें इतिहासवाद को जन्म दिया है, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का खात्मा हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। इस तरह राजनीतिक सिद्धांत ने छात्रों को अच्छा तथा मूल्यवान सिद्धांतों के अध्ययन करने से वंचित कर दिया। अब जो छात्र, राजनीतिक सिद्धांत में क्या होता है कि जो छात्र उस पर अध्ययन करते हैं, छात्रों को पढ़ाया जाता है राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में। अब जो छात्र थे उन्हें कुछ भी नया देखने को नहीं मिल रहा था, कुछ भी मूल्यवान नहीं था, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था, बल्कि जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो उनसे वंचित हो गए, वो उनको ना तो समझ आया और ना उनको वो इम्पोर्टेंट चीजें, इम्पोर्टेंट बातें सुनने को नहीं मिल रही थी, पढ़ने को नहीं मिल रही थी। और राजनीतिक सिद्धांत में जो नए विचार आते हैं, हमने उसे अस्वीकार कर दिया। नए विचार मतलब दर्शन से संबंधित नए विचार, इतिहास से संबंधित नए विचारों को अनदेखा कर दिया, अस्वीकार कर दिया, और जो पुराने विचार थे उन्हीं को ही लेकर आएगा। तो इसलिए इसमें ही खत्म होता जा रहा था राजनीतिक सिद्धांत। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक सिद्धांत तथा ऐतिहासिकता में गिरावट के कारणों की जांच की, जिसमें उन्होंने बताया कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति उनके समय के नैतिक प्रस्तावों के अनुरूप है, यानी ये पुरानी विचारधारा के अनुरूप है जो नई विचारधारा को नुकसान पहुंचाती है। अब राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति की जांच की डेविड ईस्टन ने, और उन्होंने बताया कि जो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति है वो पुराने विचार, नैतिक प्रस्तावों के अनुरूप है, पुरानी विचारधारा के अनुरूप है, इसलिए उसमें नए विचार देखने को नहीं मिलते हैं और जिससे नए विचारधाराओं को नुकसान पहुंच रहा है। ये कहते हैं कि किसी के नैतिक गुणों की जांच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके मूल विकास और सामाजिक प्रभाव को समझना जरूरी है। मूल विकास और सामाजिक प्रभाव, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात कही इन्होंने कि मूल विकास और सामाजिक प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है। नैतिक गुणों की जांच हम करें या नहीं करें, लेकिन मूल विकास, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है और उसका समाज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बताया डेविड ईस्टन ने। आज राजनीतिक सिद्धांत के बारे में समझने के लिए इतिहास का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक सिद्धांत को इतिहास से जो खास बातें मिली हैं उसके लिए नैतिक सापेक्षतावाद जिम्मेदार है। अब राजनीतिक सिद्धांत को जब हम पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो हमें उसमें इतिहास का उपयोग करते हैं, इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, तब हमें वो समझ आ पाता है। और उसकी इम्पोर्टेंट बात जो है वो नैतिकता सापेक्षतावाद इसमें जिम्मेदार है, इसलिए हम उसका अध्ययन करते हैं। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक सिद्धांत की गिरावट के